नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ मौजूद हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हम आज एक सामाजिक धर्म संकट की बात कर रहे हैं। सामाजिक धर्म संकट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारा कोई मांगलिक काम होता है तो हम सोने चांदी की तरफ जाते हैं, वो आभूषण खरीदते हैं। जो लोग इसके भागी होते हैं उनको वो चीज़ें दी जाती है, दूल्हा दुल्हन या अन्य कोई कामों में उनकी उपयोगिता होती है। लेकिन अब ये सामाजिक धर्म संकट बहुत बड़ा हो गया है, विकट हो गया है। ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। तो पहुंच से बाहर हो गया। राजा भाई, आपने सितंबर में लगभग ये भविष्यवाणी की थी हॉटलाइन पे कि ये सोना 1.5 लाख तक जाने की उम्मीद है। तो इसके पीछे मंतव्य क्या था और ये जो सामाजिक धर्म संकट है इसको कैसे पार पाएं? देखिए, अब बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरा मुद्दा आपने उठाया है, सामाजिक धर्म संकट का। सही मायने में हमारे समाज के सामने, हमारे परिवारों के सामने, आपके हमारे सामने एक धर्म संकट तो आन खड़ा हुआ है। धर्म संकट इस लिहाज से कि शादी विवाह के प्रसंग अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से चल ही रहे थे। फिर अभी जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद फिर से शादी विवाह का ट्रेंड चालू हो गया है। और हमारे समाज में जब भी कोई बेटा, बहू या तिलक या मांगलिक प्रसंग होता है तो जाहिर सी बात है, स्वर्ण आभूषण उसकी एक रस्म होती है, वो पूरी करते हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबके अपना एक बजट होता है। उसके अकॉर्डिंगली समाज में ये एक बाध्यता भी है, ये समझिएगा आप। मैं बाध्यता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि समाज में एक प्रकार की बाध्यता भी है कि आपने बेटी दी, उस पर चर्चा कम होती है। आपने सोना कितना दिया, उस पर चर्चा ज़्यादा होती है। तो जब सोने की चर्चा इतनी ज़्यादा होती है तो माँ बाप का कई बार मरण इसलिए हो जाता है कि शादी में जो अन्य खर्चे हैं वो तो अपनी जगह लागू है, लेकिन सोने का एक बड़ा बजट सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसा आपने पूछा कि सितंबर के आसपास आपने इस ट्रेंड पे कैसे, देखिए, मैं चूँकि इंटरनेशनल मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को लगातार ट्रैक करते रहता हूँ, प्लस जो MCX पे या स्टॉक एक्सचेंज पे या स्टॉक मार्केट पे जो ट्रेंड चलता है उस पर भी कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। तो उसी लिहाज से मैंने लिखा था कि दीपावली के आसपास ये जो तेजी मद्दी करने वाले लोग हैं, ये गोल्ड को 1.5 लाख तक लेकर जा सकते हैं। हुआ भी सही, दिवाली के आसपास 1.5 लाख, 1.55, 1.56 के आसपास जा चुका था। फिर थोड़ा रिवर्स भी आया था गोल्ड, ठीक है। लेकिन अभी पिछले 15 दिनों में जो आग लगी हुई है वो एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको आपने सुनील भैया धर्म संकट कहा। ये इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, गोल्ड अराउंड 1.25 लाख जा चुका है और चांदी तो 4 लाख क्रॉस कर चुकी थी सर। तो देखिए, डिमांड सप्लाई में तो ये कोई आपको फिनोमिना दिख नहीं रहा है। आप सराफा में जाकर देख लीजिए, सराफा के काउंटर्स खाली पड़े हैं, लेकिन कंप्यूटर पर रखी हुई चांदी और कंप्यूटर पर रखा हुआ सोना आसमान छू रहा है। विषय केवल ये है। अब सामान्य तौर पर, सामान्य भाषा में बात करें तो कंप्यूटर पर रखा हुआ सोना और चांदी किस लिहाज से ऐसा आसमान पर चढ़ रहा है, इस पर बात की जानी चाहिए। इस पर कुछ उन तथ्यों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मेरी समझ है, मेरे बुद्धि विवेक से मुझे 2 कारण बड़े समझ में आते हैं। नंबर 1, चाइना और अमेरिका का प्रभुत्व, वर्चस्व का झगड़ा। आप देख पा रहे हो सर कि लगातार चाइना और अमेरिका में आपस में तनाव बढ़ता जा रहा है, देखते जा रहा है, ठीक है। चाइना जो है अमेरिका को कई मामलों में चैलेंज कर रहा है। कुछ डाटा ये बताते हैं, मेरा अध्ययन ये बताता है कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, इसकी प्रोसेसिंग में तकरीबन 70% तक का कब्जा है तो चाइना का है। और यदि अपन अर्थ माइंस की बात करें, जिसको अपन माइनिंग की बात कर रहे हैं या खनिजों की बात करें, इस पर तकरीबन 90% तक का कब्जा है चाइना का, विश्व के लिहाज से। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं सर मैं, है ना। अब ऐसे में अमेरिका का धर्म संकट इसलिए बढ़ जाता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी बॉन्ड बेस्ड इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी आपकी इक्विटी मार्केट की इकोनॉमी है। तो वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक मार्केट है ना, वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं प्रभावित भी होते हैं। जापान के मार्केट से प्रभावित होते हैं, अमेरिका के मार्केट से प्रभावित होते हैं, शंघाई मार्केट से प्रभावित होते हैं। वर्ल्ड के मार्केट की बात कर रहा हूँ आप। तो अब अमेरिका के सामने संकट ये हो रहा है कि डॉलर उनका, जैसे जैसे पैसा मेटल में जा रहा है वैसे वैसे डॉलर कमजोर होते जा रहा है। मैं रुपये और डॉलर के कंपेरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल फिनोमेना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब डॉलर कमजोर होता है और पैसा निकलकर मेटल्स में जाता है तो फिर मेटल्स की डिमांड जनरेट होती है। और मेटल की जब डिमांड जनरेट होती है तो आप जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई में किसी भी चीज़ की जब डिमांड जनरेट होती है तो उसके रेट ऊपर जाते ही हैं। तो सामान्य भाषा में समझिए, ये 2 देशों का झगड़ा है, चाइना और अमेरिका। हमारी जो डोमेस्टिक खपत है वो तो मतलब बहुत ही सामान्य तौर पे खपत है। वहाँ तो इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर मार्केट चल रहे हैं, उस लेवल पे उनके जो MCX हैं वो मिलियन बिलियन टन्स में खरीदी करते हैं, मिलियन बिलियन टन्स में पेमेंट करते हैं।
ऐसे में जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंकें होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं किसी भी देश की, वो फिर जब कमोडिटी खरीदने जाती है या गोल्ड खरीदती है या सिल्वर खरीदती है तो पैसा चले जाता है चाइना के पास। अमेरिका को इस बात से बड़ा कष्ट हो रहा है। तो जब अमेरिका को कष्ट बढ़ने लगता है तो अमेरिका की एक जो शिकागो की एक जो कमोडिटी को देखने वाली एजेंसी है वो फिर मार्जिनल प्ले करने आती है मार्केट के अंदर। तो कल भी शिकागो की एजेंसी ने मार्जिनल प्ले किया, तब जाके चांदी तकरीबन 1 लाख नीचे गिर पड़ी और सोना भी मेरे हिसाब से 15, 17 या 20 हज़ार के आसपास डाउन ट्रेंड होने लगा। तो ये सामान्य तौर पर देखा जाए तो सराफा बाजार इसलिए खाली पड़ा है क्योंकि वहाँ डिमांड नहीं है। शादी ब्याह का सीजन होने के बाद भी डिमांड इसलिए नहीं है कि इतनी महंगी रेंज का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर इस उम्मीद में बैठा है कि कल तो नीचे डाउन होगा मार्केट फिर खरीद लेंगे। तो आपने जो संकट की बात की है ना, ये वाकई आपने समाज के उस मुद्दे को उठाया है जिसमें हर आदमी चिंतित है सर। बिल्कुल सही कहा राजा भाई, आपने इस बात को माना भी और स्वीकारा भी, क्योंकि ये बातचीत में आपसे ही ये शब्द निकल कर आया था कि ये धार्मिक सामाजिक संकट है और उसी चीज़ को मैंने यहाँ कोट किया। दूसरी चीज़ ये कि आपने इस बात को भी स्पेसिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया कि रुपए के मुकाबले डॉलर नहीं गिर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। और ये बात भी बड़ी मार्के की है कि अमेरिका और चीन के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसका परिणाम सबको भोगने को पड़ रहा है। राजा भाई, चाइना, अमेरिका और अन्य देशों की बात करें, हमारे देश में भी लगभग 4 लाख किलो से ज़्यादा का स्टॉक सोने का इस समय हुआ है और हमारी देश की बैंकें भी इसको खरीदी कर रही है। पर ये सब चीज़ें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हैं, वो सरकार के नियंत्रण के तो बाहर की बात है। देखिए, सरकार के नियंत्रण के बाहर तो कुछ नहीं होता है। सरकार चाहे तो जिस चीज़ के ऊपर देखिए, चाहे टैक्सेशन हो चाहे ड्यूटीज़ हो, जब इम्पोज करते हो तो फिर आपको उसका ट्रेंड देखने को मिलता है, खरीदी बिकवाली। आप चाहे फिर वो बैरल्स के मुकाबले आप ऑयल की बात कर लीजिए, क्रूड ऑयल की बात कर लीजिए। मुझे याद आता है कोविड के अंदर क्रूड जो है डाउन हुआ था, ध्यान आता है तो उस समय तो कई चीज़ें जो सरकार ही तो सब कुछ है, पॉलिसीज़ तो सब कुछ है। सरकार यदि तय कर ले कि दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, हमारे देश में तो ये प्रोडक्ट इस एक्साइज ड्यूटी पे इस टैक्स के साथ इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, तो प्राइस कंट्रोलिंग तो सरकार के हाथ में है। हम कह सकते हैं ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, वॉलेटिलिटी मार्केट है, कंप्यूटर पर रखा हुआ पैसा है, स्टॉक मार्केट है, ये वॉलेटिलिटी बिजनेस तो है, लेकिन सरकार जो चाहे कर सकती है। सरकार को तो अपनी फ्रेमवर्क को गाइडलाइन बनाना होती है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन का इम्पोजमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी तय होती है। अब देखिए, शेयर बाजार जो है, आप उसको ऐसा भी समझिए सर कि जब जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तब तक कमोडिटी मार्केट डाउन होता है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या कॉपर हो, ठीक है। और जब जब सिल्वर, गोल्ड और कॉपर बढ़ते हैं तब स्टॉक मार्केट डाउन होता है। आप स्टॉक मार्केट का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, निफ्टी से लेके बीएससी तक को देख लीजिए, पिछले 15-20 दिन महीने के अंदर कितने कितने पॉइंट टूटा है। तो अल्टीमेटली पैसा या तो कमोडिटी में लगेगा या शेयर बाजार में लगेगा, लेकिन है सट्टेबाजी सर। मैं स्टॉक मार्केट को भी मूल रूप से सट्टेबाजी ही मानता हूँ, क्योंकि जब 1 करोड़ में से 99 लाख लोग पैसा गंवाते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 करोड़ में से 99 lakhs पीपल्स लूज देयर मनी जब गंवाते हैं, तब जाके 1 लाख व्यक्ति पैसे कमाते हैं। और 99 लाखों की कोई सीमाओं का अंत नहीं है, कितने कितने छोटे निवेशक होते हैं। और देखिए, ये एक स्टाइल होता है। ये अभी आपने जो जिक्र किया ना, जब चांदी 4 लाख गई थी ना, तो मार्केट से चांदी बाजार में आने लगी, पुरानी चांदी भी आने लगी कि देखो बेच देते हैं, 2 लाख बच रहे हैं, 3 लाख बच रहे हैं, 3.5 लाख रुपए बच रहे हैं, हमने तो 50,000 में ली थी। ये देखिए, प्रोडक्ट तो मार्केट में सीमित है, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। मार्केट में आने के बाद आप तो ठन गोपाल खाली हाथ हो जाओगे और फिर वो चांदी का भाव हो जाएगा। तो आपके हाथ से दोनों चीज़ें चली जाएगी, आपके हाथ से पुरानी रखी हुई चांदी भी आपके हाथ से चली जाएगी और आपके हाथ से भाव भी आपके रेंज के पार हो जाएगा सर। सही कहा राजा भाई आपने। और एक तो बड़ी बात जो है सराफा में देखने को आ रही है कि ग्राहकी का अभाव है, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं और जो खरीद फरोख्त जो हो रही है वो सिर्फ रॉ गोल्ड या रॉ सिल्वर ट्रेड हो रहा है, वही हो रहा है। और आपने अच्छी बात कही कि कंप्यूटर पर ही सब कुछ हो रहा है, तो हकीकत भी यही है, लोग इसको लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन एक और बहुत अच्छी चौंकाने वाली बात है कि तीनों ही मेटल के रेट्स में इंक्रीज हुआ, अच्छा भाव बढ़ा है। तो वही कॉपर भी इससे अछूता नहीं है। कॉपर का रेट कुछ समय पहले वो 650-700 रुपये किलो हुआ करता था, वो बढ़कर 1500 से 2000 हो गया है। और अब लोगों की रुचि कॉपर के बिस्किट आ गए हैं बाजार में, जो सोने के बिस्किट हुआ करते थे उसी तरह के 1-1 किलो के बिस्किट भी कॉपर के आ गए, तो लोग उस तरफ भी जा रहे हैं। तो अब वो भाव भी 1500 से 2000 के बीच ट्रेंड कर रहा है। तो
जो ओवरऑल सीन जो निकल कर आ रहा है, जैसा आपने कहा कि अगर कमोडिटी बढ़ेगी तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ नीचे होगा तो कमोडिटी बढ़ेगी, ये सब चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, इसमें आम आदमी पिसा जा रहा है। और आपने ये बात भी बहुत अच्छी कही कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो आपको क्या लगता है ऐसी कोई एक बात जिस पर सरकार को, ये जो हमारी परंपरागत निवेश वाली बात है या जो हमारी सामाजिक परंपरा है, उस निवेश पे लोगों पर भार नहीं आए, इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सोना और चांदी दोनों अलग अलग विषय है। जैसे आपने भी कॉपर का भी जिक्र किया, तो मेरी एक बिजनेस की भाषा में एक बात कहता हूँ मैं, कॉपर विल बिकम न्यू सिल्वर, सिल्वर विल बिकम न्यू गोल्ड, और गोल्ड विल बिकम न्यू डायमंड। मेरी बिजनेस की भाषा में बोलता हूँ मैं। तो जब आपके भाव जिस तरीके से आप मैनिपुलेशन से कह लीजिए, सट्टेबाजी से कह लीजिए, बबल से कह लीजिए, वो किसी ने कहा ना कि आप बबल में कितने एयर डाल पाओगे, फूटना उसका तय है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को भी जो ऊपर जाएगा उसको नीचे आना तय है। तो ये ट्रेडरों के लिए तो एक बड़ा स्कोप हो सकता है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए पैसा कमाने का जरिया हो सकता है। छोटे निवेशक जो घर की चांदी निकाल रहे हैं या घर का सोना निकाल रहे हैं, उनको ये भूल मेरी नज़र में तो नहीं करना चाहिए कि आप प्रोडक्ट से भी जाओगे और पैसों से भी जाओगे निकट भविष्य में, ठीक है। क्योंकि जब आप खरीदने जाओगे तो 4 लाख मिलेगी, और सपोज कीजिए अभी आपने बेच भी दी, 1-2 लाख रुपए बचा भी लिए, तो फिर वो जब खरीदने जाओगे तो आपका मार्जिन बराबर हो जाएगा, ऐसा। लेकिन आपने जो सवाल किया, देखिए हमारे पास कल बजट आना है सर। यदि बजट सरकार चिंता करे इस पर, तो सरकार हो सकता है किसी से किसी प्रकार की सरकारी रीति और नीति ऐसी इंपोज करे जिसपे गोल्ड के मार्केट को एक सस्टेनेबिलिटी मिले और खासतौर से कंज्यूमर बेस्ड मार्केट में राहत मिले। इंटरनेशनली MCX, और ये तो दुनिया जानती है कि स्टॉक मार्केट सट्टेबाजी दुनिया ग्लोबल चलती है, तो सब कंप्यूटर पर भाव तय होते हैं, कंप्यूटर पर गिर जाते हैं, कंप्यूटर पर उड़ जाते हैं। फिजिकल तो कोई डिमांड क्रिएट हो नहीं रही। सिल्वर की फिजिकल डिमांड है ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ड्यू टू सोलर पैनल्स है, इसलिए इसका होल्ड भी चाइना का सबसे ज़्यादा इस मार्केट के अंदर है। तो जब मैं बार बार जिक्र करता हूँ चाइना का, तो चाइना मेटल में डील इसलिए करता है कि चाइना को मालूम है कि मेटल्स में इन्वेस्टमेंट आने से डॉलर और अन्य इकोनॉमियाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो सरकार का, आपका एक जो सवाल है कि किस तरीके से सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, सरकार के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं कंट्रोल करने के लिए, राहत देने के लिए। GST में किया ना भाई आपने, GST में भी तो पहले जब GST लाया तो उसके बाद 100 अमेंडमेंट कर दिए, GST में आपने 126 अमेंडमेंट कर दिए। वैसे अमेंडमेंट की गुंजाइश हर जगह रहती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मध्यम वर्गीय सामान्य वर्ग का व्यक्ति के अप्रोच से बाहर हो रहा गोल्ड, और इस अप्रोच से बाहर होने के बाद आने वाले समय में ये गोल्ड, मुझे लगता है कि सराफा में जिस तरीके से लोग खाली हाथ भर के बैठे हैं, ये भी एक चिंता का विषय बनेगा। अच्छी बात है, अच्छा सॉल्यूशन राजा भाई ने बताया कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और सरकार जो बजट कल आने वाला है उस पर भी छोटी सी बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन बजट कल आने वाला है, सरकार चाहे तो जो ड्यूटी इम्पोज की हुई है अलग अलग सेक्टर्स में मेटल्स पर, अगर उसको कम कर देगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ है, जो सामाजिक संस्कारों की चीज़ है, सामाजिक रीति रिवाजों की जो चीज़ है, उस पर कहीं उसके जो रेट बढ़े हुए हैं उसमें निश्चित तौर पर कुछ कमी आने की संभावना बनती है। बहरहाल जब आपने बजट की बात छेड़ ही दी है, कल बजट आने वाला भी है, तो क्या उम्मीदें हैं और क्या प्रेडिक्शन है इसका? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 5 राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु के अंदर, बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, तो खास तौर से उत्तर प्रदेश तो चलिए नेक्स्ट ईयर में है, उसके पहले तो एक बजट और आ जाएगा। लेकिन इन फिर भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को भी फोकस किया जाएगा इस बजट में, बंगाल को भी किया जाएगा, केरल को भी किया जाएगा, तमिलनाडु को भी किया जाएगा, आसाम को, मेनली आसाम भी है, ठीक है। ये 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हैं, तो हमारा जब भी बजट आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बजट अब जो है ना, कोई क्या घटा क्या बढ़ा तक सीमित नहीं रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म विजन, ब्लूप्रिंट के हिसाब से बजट हमेशा अनाउंस किया जाता है। और पहले हम लोग इस मोह माया में रहते थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो जाएगा, इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। जब हमने पिछली बार भी बात की कि इन बातों से ऑब्जेक्टिव को इसलिए ऊपर उठ जाना चाहिए कि कितना क्या राहत मिल जाएगा, 2-4 हज़ार की राहत से होता क्या, 2-4 हज़ार की राहत तो आप एक बार के लंच के, ब्रेकफास्ट के डिनर पर ख़त्म कर देते हो। इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, टैक्स की ड्यूटीज़ क्या है। तो मुझे लगता है इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन बेस तो रहेगा, खासतौर से बंगाल पे, आसाम पे, तमिलनाडु पे, केरल पे फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश को भी मैं काउंट कर रहा हूँ इसके अंदर। टैक्सेशंस की ड्यूटी में, स्टैंडर्ड डिडक्शंस में हो ध्यान है ही, लेकिन ग्रीन एनर्जी पे सरकार ज़्यादा फोकस करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार देख रही है और ग्रीन एनर्जी को सरकार को बढ़ावा देना है, इसलिए ग्रीन एनर्जी पे देखेगी सरकार। मोर और लेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आप बात करते हो, तो सबसे हेवी इन्वेस्टमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होता है, उस पर भी फोकस करेगी सरकार। तो बजट तो मुझे लग रहा है कि एक विजन है, ब्लूप्रिंट है। आजकल क्या देखिए वो स्थिति हो गई सर, पहले हम होली दिवाली हमारे कपड़े खरीदने जाते थे,
दिवाली पे पहनने के लिए। आज हम राउंड द क्लॉक 365 डेज परचेसिंग करते रहते हैं, चाहे ई बिजनेस से कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या जाकर कर रहे हो मॉल में। तो अब वो स्थितियां नहीं रही। तो बजट भी एक प्रोसेस जो है, अनाउंस भले एक दिन होता है, ये राउंड द क्लॉक प्रक्रिया है, चलती रहती है। बजट को लेकर राजा भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अब हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन से ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि 1000, 2000, 3000 रुपये की जो छूट और राहत मिलती है वो आम आदमी के लिए मायने तो रखती है, लेकिन कि इसके अलावा भी बजट में बहुत कुछ होता है जिस पर फोकस किए जाने की ज़रूरत है। बजट हमेशा जब आता है तो मैं फिर कहूँगा कि राजा भाई ने जो बात कही, सिर्फ सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है कि आपके इंडिविजुअल टैक्स लिमिट को लेकर क्या प्लान किया गया है, कितना % किया गया है, क्या छूट उस पर दी गई है, यही आम आदमी फोकस करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर होती तो उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। गोल्ड को लेकर जो मेरा आकलन है कि गोल्ड में जितना इन्वेस्टमेंट और जितनी चीज़ें निकल कर आई है, गोल्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन हकीकत में ये है कि गोल्ड में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आम आदमी से उसको दूर करने की एक कोशिश हो रही है, या इसके परिणाम यही निकल कर सामने आ रहे हैं। बहरहाल एक यूजीसी पर भी राजा भाई हम बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है और यथास्थिति बहाल की है, पर ये जो यूजीसी वाला जो मसला खड़ा हुआ उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सामान्य भाषा में देखा जाए ना, यूजीसी जो कि एक टेक्निकल विषय है, इसमें लीगल एस्पेक्ट अपनी जगह है, धाराओं का, उपधाराओं का अपना विषय है, लेकिन सामान्य भाषा में जो समझा जा रहा है वो जो मैं आप और एक सामान्य दृष्टि से इसको देखें तो कॉलेज कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस का संकेत मिलता है इस यूजीसी के इस नोटिफिकेशंस के बाद में। SC, ST, OBC वर्सेस अपर क्लास, जिसको स्वर्ण क्लास कहा जाता है, उनके बीच में, क्योंकि कई चीज़ें उस नोटिफिकेशन के उन लोगों को फेवर कर रही है जिसका अपर क्लास विरोध कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य दृष्टि से यदि मैं सोचूं तो ये वैसा ही वाक्य ना हो जाए कहीं कि हम कई बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब भी कोई व्यक्ति हमको जाति सूचक शब्दों पे ब्लैकमेलिंग करने लगता है और हमारे खिलाफ FIR करा देता है। हमारे से मतलब सबके समाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोर और लेस ये जो विषय है, ये विषय बहुत गंभीर है। यदि इसको सरकार ने समय रहते हैंडल नहीं किया तो मुझे लगता है कि मंडल आयोग का जो दौर था वो दौर कहीं रिपीट ना हो जाए, लोग सड़कों पे ना आ जाएं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट के शुरुआती दौर में ट्रेंड देखने को मिले। मुझे मतलब चिंता और दुख इस बात का भी हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई रिएक्शन आया। उसके पहले जब देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, विरोध चल रहे थे, तब बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया और बीजेपी भी नहीं किया। पर चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए सवाल बीजेपी से ज़्यादा बनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। कांग्रेस में भी, उसमें कमेटी में मेंबर्स कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहे होंगे। यूजीसी ने उसको लॉन्च किया है, लागू किया है, किस तरीके से उसको लागू कर रहे हैं, ये सबके सामने धीरे धीरे लीगल एस्पेक्ट है, तो अध्ययन के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यदि स्टे दिया है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को चिंता हुई है इस बात की कि देश में फिर से कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, कॉलेज कैंपस वायलेंस के ठिकाना ना बन जाए। ये एक बड़ा संकेत मिल रहा है इस बिल से। और मुझे लगता है यदि इस पर कोई, अभी तो चूँकि स्टे मिला है तो स्टे को मैं एक ठंडे बस्ते में मानता हूँ, नहीं तो हाँ होता है वो ना होता है, स्टे केवल एज इट इज़ उस जगह रोक दिया जाता है। तो यदि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा और सपोज कि जिस तरीके से मोमेंट बन रहा है मार्केट के अंदर, अलग अलग समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी, इवन कि बीजेपी के लोग भी इस पर शामिल हो रहे हैं प्रोटेस्ट के अंदर, तो आने वाले दिनों में यूजीसी एक बड़ा धर्म संकट केंद्र सरकार के लिए भी बन सकता है, ऐसे शुरुआती संकेत से देखने को मिल रहा है। सही कहा। विवादास्पद और वैमनस्य वाला जो कानून है या जो बात है उस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर स्टे दे दिया है। आने वाला समय तय करेगा कि ये जो यूजीसी का जो बिल है, यूजीसी की जो बात है, जो कानून है, वो किस दिशा में जाएगा और सरकार की रीति नीति इस पर क्या कहती है। हमने गोल्ड के रेट्स पर बात की, हमने यूजीसी पर बात की, शेयर मार्केट पर बात की, तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बजट से जुड़े हैं, इन पर भी हमने अच्छे से फोकस कर आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा, जो हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ हैं, जिनकी तमाम सारी टिप्पणियां समय से पहले हॉटलाइन पर आ जाती है और उसी वजह से हम कई बार अलर्ट भी हो जाते हैं कि आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है। तो ऐसे मेरे साथी सहयोगी राजा शर्मा जी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।